तारा द्वार हाई स्कूल, लाल शहर का युद्ध प्रशिक्षण कक्ष। मैंने अपने आसपास के समूह को देखा, कोई भी नया चेहरा नजर नहीं आया। ये लोग मेरे साथ शुरू से ही यहाँ खड़े थे। तो वह क्या था? मैंने झुंझलाते हुए कहा। अगले ही पल मुझे ऐसा लगा जैसे दिमाग पर बिजली गिर गई हो। कुछ मिनट पहले हमारी बातचीत के दौरान कोई हमारे पास से गुजरा था। मैंने धीमी आवाज में खुद से कहा, वह कौन था? मैंने बस एक परछाई देखी थी, पर उसे पहचान नहीं पाया था। मुझे लगा लखन ने शायद उस व्यक्ति को देखा होगा। मैंने लखन की ओर मुड़कर पूछा, लखन, क्या तुम्हें याद है वह लड़का कौन था जो कुछ मिनट पहले हमारे पास से गुजरा? गरुड़ के चेहरे के गंभीर हाव भाव देखकर लखन उसके बर्ताव में आए अचानक बदलाव को समझ गया। लखन ने मन ही मन सोचा, क्या यह उसे खोज रहा है? लखन ने जवाब दिया, हाँ, मैं उसे जानता हूँ। वह हमारी कक्षा में 5वें स्थान पर है। लेवल 1 का मिट्टी का जादूगर जयंत। जयंत, मैंने दोहराया। गरुड़ की प्रतिक्रिया देखकर लखन ने एक संभावना के बारे में सोचा। लखन ने खुद से बुदबुदाया, क्या यह उस 5वें नंबर के जादूगर को चुनौती देने जा रहा है? नहीं, ये संभव नहीं है। लखन ने सिर हिलाकर इनकार कर दिया। वह गरुड़ का स्वभाव जानता था। गरुड़ तब तक कोई कदम नहीं उठाता जब तक वह अपनी ताकत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त न हो। लखन अपने ख्यालों में खोया था, दूसरी ओर गरुड़ सोच रहा था, तो वह जयंत है। मैंने आखिरकार उसे ढूंढ ही लिया। वह टॉप 5 की सूची में क्यों है? मैंने उसके फीके चेहरे को देखा। किसी भी नजरिए से यह जयंत कोई शक्तिशाली व्यक्ति नहीं लग रहा था। ये सुनिश्चित करने के लिए कि वही वह व्यक्ति है जिसके पास 5 तत्वों के रत्न हैं, मुझे उसके करीब जाना होगा। मैं जयंत की ओर बढ़ा और उसके बगल में खड़ा हो गया। लखन गरुड़ को देखकर दंग रह गया। उसने खुद से कहा, यह उसके पास क्यों जा रहा है? अपनी पुरानी धारणा के बारे में सोचकर उसकी धड़कनें तेज हो गईं, जिसके परिणामस्वरूप वह भी उसके करीब आ गया। फरहान से दूर जाने के बाद जयंत राहत की सांस ले रहा था। दूसरी तरफ युद्ध प्रशिक्षण शिक्षक अन्य जादूगरों को समझा रहे थे। समय बर्बाद न करने के लिए 2 जादूगर द्वंद्व के लिए एक युद्ध मंच पर चढ़ गए। वे क्रमशः 26वें और 27वें स्थान पर थे, लेकिन अन्य सहपाठियों को इस द्वंद्व में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वे बस क्लास खत्म होने का इंतजार कर रहे थे। उसके थोड़ा करीब चलने के बाद मैंने अपने कदम रोक दिए। उसी समय मेरे दिमाग में पुष्टि की आवाज़ गूंजी। डिंग, मेजबान, 5 तत्वों के रत्न वाला एक सुपर अवशेष सुपर रेलिक पता चला है। डिंग, मेजबान इस सुपर अवशेष का उपयोग अपनी प्रतिभा को एक ग्रेड ऊपर ले जाने के लिए कर सकता है। मैंने अपने दिमाग में सिस्टम की वही जानी पहचानी आवाज़ सुनी। अगले ही पल मेरे चेहरे पर एक खुशी भरी मुस्कान आ गई। तो अभी वह सुपर अवशेष जयंत के हाथों में है। जब मैं सोच रहा था, लखन भी मेरे पास आ गया। उसके हैरान चेहरे को देखकर मैंने उसे अपने बगल में खड़े होने का इशारा किया। जाहिर है, मैं लखन को कुछ नहीं बताने वाला था। उसे बाद में कुछ झूठ बोल देना ही सबसे अच्छा रहेगा। अगले ही पल मेरी भौहें तनाव में तन गईं। मुझे ये पता लगाना था कि उसके हाथों से वह सुपर अवशेष कैसे हासिल करूं। मेरे दिमाग में एक सवाल आया, क्या इस लड़के को सुपर अवशेष के बारे में पता है? सवालों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन जयंत से सीधे इसके बारे में पूछना असंभव था। मुझे लगता है कि मुझे वही करना होगा जो मैंने पहले किया था, लूटपाट। लेकिन जब इस लड़के की बात हो, तो लूटना भी आसान नहीं होगा। वह इस कक्षा में 5वें स्थान पर है। मुझे उसके विवरण की जानकारी चाहिए थी। मैंने सिस्टम से कहा, सिस्टम, जयंत का विवरण स्कैन करो। डिंग, मेजबान की आवाज़ पहचानी गई। डिंग, कमांड का 100% पालन किया गया। स्थिति पैनल, लक्ष्य का नाम जयंत। जादुई क्षमता मिट्टी का तत्व। जादूगर स्तर लेवल 1 लिमिटर। प्रतिभा मध्यम डबल। रंग विशिष्ट हरा। शक्ति 67, गति 69, सहन शक्ति 66, जीवत्ता 65, बुद्धि 34, आत्मा की शक्ति 32, शारीरिक संरचना 33, माना पावर 350-500, कोर स्थिति 70%, मंत्र 2, द लैंडस्लाइड 2,
द सॉइल बबल मानसिक विधि मिट्टी हेरफेर विधि पृथ्वी ग्रेड। उसके शक्तिशाली गुणों को देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या यही वह दिखावा है? उसका डरपोक स्वभाव हर किसी को मूर्ख बना देता है। जयंत की प्रतिभा भी डबल दिखा रही है, जो मेरी प्रतिभा से एक रैंक ऊपर है। उसके पास अभ्यास के लिए अर्थ ग्रेड की मानसिक विधि भी है। उसके मंत्र भी शक्तिशाली थे। मैं उसके पहले मंत्र लैंडस्लाइड को समझ सकता हूं, जो एक जबरदस्त हमलावर मंत्र है। दूसरा सॉइल बबल है, जो पानी के बुलबुले जैसा है। मंत्र तकनीक एक ही है, लेकिन इसे अलग अलग तत्वों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये लड़का अपने बाहरी स्वरूप से सबको बेवकूफ़ बनाता है। अगर लोगों को उसकी असली ताकत के बारे में पता चल जाए तो उनके होश उड़ जाएंगे। उसके गुण दिखाते हैं कि जयंत जल्द ही एक ब्रेक थ्रू के करीब है। मुझे यकीन है कि एक साल में उसके चारों मुख्य गुण 100 तक पहुंच जाएंगे। एक बार जब वह दूसरी शर्त पूरी कर लेगा, यानी उसकी माना कोर 100% तक पहुंच जाएगी, तो जयंत आसानी से लेवल 2 तक पहुंच जाएगा। उसके शक्तिशाली गुणों को देखने के बाद मैंने उसके खिलाफ लड़ने का अपना इरादा छोड़ दिया। जयंत का सीधे तौर पर सामना करना असंभव है। वह केवल अपनी शारीरिक ताकत से मुझे कुचल सकता है। अगर वह 5वें स्थान पर है, तो बाकी 4 का क्या? ये भयानक है। मेरी वर्तमान प्रतिभा के साथ कुछ वर्षों में उनके स्तर तक पहुंचना असंभव है। जयंत की प्रतिभा देखकर मुझे लगता है कि टॉप 4 के पास भी ऐसी ही या इससे अधिक प्रतिभा होगी। मैंने पहले कभी इतना असहाय महसूस नहीं किया था। क्लास A2 में भी मैं ठीक था। इस खुलासे ने मुझे मेरे पुराने आलसी दिनों की याद दिला दी। अपनी घबराहट को शांत करने के बाद मैंने अपने दिल में एक पक्का फैसला किया। अगर सीधे तरीके से नहीं, तो मैं गलत तरीकों का इस्तेमाल करूंगा। मुझे सुपर अवशेष अपने हाथों में चाहिए ही चाहिए। थोड़ी स्पष्टता आने के बाद मेरी आंखों में एक बेरहम चमक दौड़ गई। इसके बाद मैं वहां और नहीं रुका। मैंने लखन को दूसरे छोर की ओर चलने का इशारा किया। मैं नहीं चाहता था कि जयंत मुझे अभी पहचाने। अगर उसे कुछ भी संदिग्ध लगा, तो यह मेरी भविष्य की योजनाओं में बाधा डालेगा। किसी ने भी गरुड़ के अजीब व्यवहार पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि हर कोई उबाऊ द्वंद्व देखने में व्यस्त था। जब मैं अपनी पिछली जगह पर आया, तो मैंने लखन का सवाल सुना, भाई गरुड़, तुम क्या कर रहे थे? मैंने एक झूठ गढ़ा और जवाब दिया, मैं जांच रहा था कि कोई हम पर नज़र तो नहीं रख रहा है। लखन को अचानक सब समझ आ गया। वह समझ गया कि उसके भाई ने ऐसा व्यवहार क्यों किया। दोनों द्वंद्व खत्म कर चुके थे। बाद में वे निश्चित रूप से बहुत चर्चा का विषय बनेंगे। यह महसूस करते हुए उसने गरुड़ को थम्स अप दिया और कहा, अच्छे भाई, तुम हमेशा की तरह चतुर हो। इस पर मैंने सिर हिलाया और अपनी नज़रें द्वंद्व पर टिका दीं। लेकिन आंतरिक रूप से मैं योजनाएं बना रहा था। मेरे पास मार्तंड का स्टोरेज ब्रेसलेट है। कुछ अवशेषों के बीच मुझे पहले कुछ अज्ञात वस्तुएं मिली थीं। अगर उनमें से कुछ जहर है, तो यह मेरी योजनाओं में मदद करेगा। मैंने पहले ही तय कर लिया था कि जयंत को मारे बिना उससे सुपर अवशेष पाना असंभव है। अगर उस बूढ़े आदमी के सामान में जहर नहीं है, तो उसे मारना मुश्किल होगा। फिलहाल पुलिस संगठन के अलावा मेरा कोई और संपर्क नहीं है। मैंने कप्तान तेजस की स्थिति के बारे में सोचते हुए आह भरी। पहली बार मुझे उसके लिए बुरा लग रहा था। अगर वह जीवित और ठीक है, तो मैं उससे कुछ जहर मांग सकता था। क्या करूं? मेरा एकमात्र संपर्क ये नहीं जानता कि वह जीवित है या मृत। उसके अलावा अमन ने स्थिति साफ कर दी थी। उसने अपने कप्तान की ओर से मुझे नौकरी से निकाल दिया था। धत तेरे की, मैंने कभी नहीं सोचा था कि अमन की हरकतें मेरी योजना में बाधा डालेंगी। मैंने मन ही मन उसे कोसा। मैंने तनाव में अपने माथे को रगड़ा। और क्या रास्ते हो सकते हैं? अचानक मार्तंड की गिरफ्तारी की तस्वीरें मेरी आंखों के सामने तैरने लगीं। मुझे लोरेंज नाम का जादूगर भी याद आया। अगले ही पल मेरे दिमाग में एक अच्छी योजना आई और मैं बुरी तरह मुस्कुराया। जहर खंजर गिरोह के किसी व्यक्ति ने मेरी हत्या करने की कोशिश की थी। इन पुलिस जादूगरों ने मुझे किसी भी चीज़ के बारे में अपडेट क्यों नहीं दिया?
मैं अपनी जानलेवा स्थिति का उपयोग पुलिस मुख्यालय जाने के अवसर के रूप में करूंगा। फिर मुझे लॉरेंस से मिलना होगा और उनसे मुआवजे के रूप में कुछ मांगना होगा। मुआवजे के तौर पर मैं लेवल 2 या लेवल 3 के जादूगरों के कुछ रिकॉर्ड किए गए मानसिक हमले मांगूंगा, या फिर मैं उनसे व्यक्तिगत उपयोग के लिए कुछ शक्तिशाली जहर मांगूंगा। अपनी योजना के बारे में सोचने के बाद मैंने अपनी चिंताएं छोड़ दीं। मेरी यह योजना व्यवहारिक लग रही थी। अमन सहित कोई भी पुलिस मुख्यालय जाने पर सवाल नहीं उठाएगा। तब तक मुझे उम्मीद है कि सुपर अवशेष उसी जगह पर रहे। अगर यह जयंत उसे कहीं ले जाता है या व्यक्तिगत उपयोग के लिए खा लेता है, तो उसे हासिल करना और भी मुश्किल होगा। इसलिए कल सुबह जल्द से जल्द पुलिस मुख्यालय जाना बेहतर है। जब मैं गहरी सोच में था, युद्ध प्रशिक्षण क्लास खत्म हो गई। फिर भी द्वंद्व अभी भी चल रहा था। ये देखकर शिक्षक ने मैच रोक दिया और उनसे अगली क्लास में द्वंद्व जारी रखने को कहा। कुछ ही मिनटों में हम बाकी सब के साथ क्लास से बाहर निकल गए। स्माइलिंग फेस। लाल शहर के पुलिस मुख्यालय में शाम का समय था। इवा और उसकी टीम सूचना केंद्र पहुंची। विभाग प्रमुख विमल ने उन्हें वहीं इकट्ठा होने का निर्देश दिया था। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि अमन और उसकी टीम पहले से ही उनका इंतजार कर रही थी। दोनों टीमों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई, बस एक दूसरे को देखकर सिर हिलाया गया। कुल 8 जादूगर विभाग प्रमुख के आने का इंतजार कर रहे थे। इतनी बड़ी संख्या में जादूगरों को एक साथ देखकर वहां के कर्मचारी कौतूहल से उन्हें देख रहे थे। 10 मिनट बाद विमल वहां पहुंचे और दोनों टीमों को अपने साथ चलने का इशारा किया। उनके आते ही वहां मौजूद अन्य कर्मचारी तुरंत वहां से हट गए। विमल एक लेवल 5 के मेटल जादूगर थे, उनका व्यक्तित्व ही सबको खामोश करने के लिए काफी था। अमन को अपने विभाग प्रमुख के इस सख्त अंदाज को देखकर राहत महसूस हुई, क्योंकि हाल के दिनों में कप्तान तेजस की चोट के बाद से विभाग पर लगातार सवाल उठाए जा रहे थे। वे सब बिल्डिंग के बाहर पार्किंग की ओर बढ़े, जहां एक एयरबस खड़ी थी। यह एयरबस विशेष रूप से पुलिस जादूगरों के लिए डिजाइन की गई थी। बेलब्रुक शहर की यात्रा में समय बचाने के लिए वे इसी का इस्तेमाल करने वाले थे। विमल ने सभी को निर्देश दिया कि गंतव्य तक पहुंचने तक कोई बातचीत न करें, क्योंकि उन्हें डर था कि अंधेरे में कोई उनकी बातों को सुन सकता है। सभी पेशेवर जादूगर थे, उन्होंने समझदारी से सिर हिलाया और एयरबस रवाना हो गई। जैसे ही विमल अपनी टीम के साथ मुख्यालय से निकले, बिल्डिंग के अंदर एक और गंभीर घटना घटी। क्लिनिक के भीतर कप्तान तेजस की हालत और बिगड़ गई। उनका चेहरा बैंगनी पड़ने लगा। ये देखकर चिकित्सा सहायकों के हाथ पांव फूल गए और उन्होंने तुरंत मिहिर को सूचित किया। मिहिर ने आकर स्थिति का जायजा लिया। कप्तान तेजस के अंगों की सुरक्षा के लिए जो मंत्र उन्होंने लगाया था, उसमें दरार आ गई थी और जहर तेजी से बाकी अंगों में फैल रहा था। मिहिर ने अपने जादू का उपयोग करके जहर वाली जगह से काले खून को निकाला और उसे एक छोटी बोतल में जमा किया। उन्होंने ऐसी 5 बोतलें इकट्ठा कीं। मिहिर ने सहायकों को चेतावनी दी कि इन बोतलों को न छुएं, कल इन्हें अनुसंधान केंद्र भेजा जाएगा। मिहिर अंदर से बेबस थे। जहर इतना शक्तिशाली था कि उनके पास मौजूद इलाज के तरीके काम नहीं कर रहे थे। उन्होंने अपने अन्य मित्र चिकित्सक जादूगरों से मदद मांगी थी, लेकिन उनके आने में अभी कुछ दिन बाकी थे। तब तक इस जहर को कप्तान तेजस के शरीर में फैलने से रोकना असंभव था। कप्तान तेजस की हालत को लेकर वे चिंतित थे और यह भी नहीं चाहते थे कि इस बिल्डिंग में कोई और इस जहर की चपेट में आए। अगले दिन कैरी आवास में मैं हमेशा से थोड़ा जल्दी जाग गया। सुबह की दिनचर्या निपटाने के बाद मैं बालकनी में पालथी मारकर बैठ गया और ग्रेविटी आर्क मानसिक विधि का अभ्यास करने लगा। आसपास मौजूद ग्रे रंग के मानाकंड मेरी ओर आकर्षित हो रहे थे और धीरे धीरे मेरे शरीर में समा रहे थे। 2 घंटे के ध्यान के बाद मैंने आंखें खोलीं। आज मेरे पास कुछ महत्वपूर्ण काम था। मैंने नहाकर अपने सामान्य कपड़े पहने और ऊपर से वह पुलिस मैजरोब पहन लिया जो मुझे कप्तान तेजस से मिला था। ये रोब मेरी पहचान के तौर पर काम करने वाला था, जिससे पुलिस मुख्यालय में प्रवेश बिना किसी सवाल के हो जाएगा। मैंने रात में ही मुख्यालय के लिए ट्रेन की टिकट बुक कर ली थी। घर पर माँ अभी नाइट शिफ्ट से नहीं लौटी थीं और पिता और भाई सो रहे थे।
मैंने उन्हें एक नोट भेज दिया कि मैं शहर में नए जिमों के बारे में पता करने जा रहा हूँ। मैंने क्लाउडी या जिम का जिक्र जानबूझकर नहीं किया ताकि उन्हें पैसे को लेकर शक न हो। ये बहाना काम कर जाएगा, क्योंकि घर वाले मेरी क्लास ए1 की पढ़ाई और बढ़ती प्रतिस्पर्धा को लेकर गंभीर थे और मेरी ताकत बढ़ाने की हर कोशिश का समर्थन करते थे। नोट भेजने के बाद मैं घर से निकल पड़ा। घर से निकलने के बाद मैंने जल्दी से एक कैब ली और ट्रेन स्टेशन के लिए रवाना हो गया। स्टेशन पर कुछ मिनट इंतजार करने के बाद मैं ट्रेन में चढ़ गया। यात्रा में थोड़ा समय लगने वाला था, इसलिए मैंने न्यूज़ पढ़कर अपना समय बिताया। 1 घंटे बाद मैं स्टेशन से बाहर निकला और सीधे पुलिस मुख्यालय की ओर चल पड़ा। वह शानदार इमारत दूर से ही दिखाई दे रही थी। पिछली बार की तरह मैं सीधे प्रवेश द्वार की ओर बढ़ गया। अपनी जादुई रोब पहने होने के कारण किसी ने मुझे रोकने की जहमत नहीं उठाई। मैं सूचना केंद्र इंफॉर्मेशन सेंटर के सामने पहुंचा। वहां डेस्क पर एक महिला बैठी थी। मेरी मौजूदगी का एहसास होते ही उसने मेरी ओर देखा और पूछा, बताएं, क्या मदद कर सकती हूं? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लोरेंस से मिलना है। महिला ने उलझन में अपनी भौहें चढ़ाईं, मेरी रोब पर एक नज़र डाली और पूछा, आप किनकी बात कर रहे हैं? क्या आप उनका विभाग बता सकते हैं? मुझे उनके नाम के अलावा कुछ नहीं पता था, इसलिए मैंने थोड़ा असहज होकर कहा, मुझे याद है कि वे कप्तान तेजस के काफ़ी करीबी हैं। मुझे नहीं पता कि उन्होंने हाल ही में टीम बदली है या नहीं। कप्तान तेजस का नाम सुनते ही महिला की प्रतिक्रिया बदल गई। उसने आगे कोई सवाल नहीं किया। उस इमारत में लोरेंस नाम के कुछ और लोग भी थे, लेकिन कप्तान तेजस का परिचित केवल एक ही था। कुछ ही सेकंड में उसने लेवल 2 के जादूगर लोरेंस का रिकॉर्ड ढूंढ लिया। उसने मेरी ओर मुड़कर कहा, वे दूसरी मंजिल पर हैं। क्या आप चाहते हैं कि मैं उन्हें आपके आने की सूचना दे दूं? मैंने सिर हिलाया। उसने मुझे काफ़ी परेशानी से बचा लिया था। ये पुलिस मैज रोब मेरी सोच से कहीं ज़्यादा मददगार साबित हो रही थी। महिला ने लोरेंस को कॉल लगाया और मेरे बारे में बताया। दूसरी मंजिल पर लोरेंस ये सुनकर हैरान रह गया। वह मन ही मन बुदबुदाया, वह यहाँ क्या कर रहा है? उसे पता था कि अमन ने कप्तान तेजस की तरफ से मुझे नौकरी से निकाल दिया है। फ़ोन पर वह कुछ देर खामोश रहा, लेकिन फिर महिला के दोबारा याद दिलाने पर उसने मुझसे मिलने के लिए सहमति दे दी। मैंने महिला को धन्यवाद दिया और दूसरी इमारत की ओर चल पड़ा। दूसरी मंजिल पर पहुंचकर मैंने देखा कि बहुत से जादूगर अपने अपने समूहों में चर्चा कर रहे थे। तभी पास के एक कमरे से लोरेंस बाहर निकला। मुझे देखते ही मैं उसकी ओर बढ़ा। मैंने मुस्कुराते हुए उसका अभिवादन किया, लोरेंस जी, आपसे मिलकर अच्छा लगा। लोरेंस हैरान नहीं था, लेकिन उसने इधर उधर देखा। ये बात करने की सही जगह नहीं थी, इसलिए उसने मुझे अपने विभाग के एक कमरे में चलने का इशारा किया। मैं चुपचाप उसके पीछे हो लिया। कमरे में उस समय कोई नहीं था। लोरेंस ने मेरी रोब पर एक नज़र डाली और सीधे पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा चेहरा गंभीर हो गया। मैंने जवाब दिया, लोरेंस जी, मुझे आपसे पूछना चाहिए कि यहाँ क्या चल रहा है। मैं अभी भी जान के खतरे में जी रहा हूँ, लेकिन कोई अपडेट नहीं है। मैं समझ सकता हूँ कि कप्तान तेजस इलाज करवा रहे हैं, लेकिन बाकी लोग क्या कर रहे हैं? अमन ने मुझे नौकरी से निकाल दिया है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अपनी सुरक्षा के बारे में किससे बात करूं। अगर मुझे पुलिस से कोई जवाब नहीं मिला, तो मुझे अपनी अकादमी के बड़ों से मदद मांगनी पड़ेगी। लोरेंस ने सिरदर्द से राहत पाने के लिए अपने माथे को छुआ। उसे पता था कि मेरा यहाँ आना मुसीबत का संकेत है। वह जानता था कि हमले के पीछे का कारण क्या है, लेकिन वह ये सब बताने के लिए अधिकृत नहीं था। उसने सिर हिलाकर कहा, तुम गलत समय पर आए हो। मैंने पूछा, आपका क्या मतलब है? लोरेंस ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, कल शाम विभाग प्रमुख विमल 2 टीमों के साथ मिशन पर निकल गए हैं। उनमें से एक कप्तान तेजस की टीम है। ये सुनकर मुझे मन ही मन हंसी आई। ये गलत समय नहीं, बल्कि मेरे लिए बहुत अच्छा समय था। मैं हमेशा अमन का सामना करने से डरता था, और अब वह वहाँ नहीं था। मेरे दिमाग में एक नई योजना बनी। मैंने लोरेंस से पूछा, लोरेंस जी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि असल में क्या हो रहा है?
मेरी जान लेने की कोशिश किसने की? लॉरेंस समझ नहीं पा रहा था कि क्या कहे। अगर विभाग प्रमुख यहाँ होते तो शायद वह मुझे उनके केबिन में ले जाता। मेरी लाचारी को देखकर उसने मुझे मदद करने का सोचा। उसने मुझे ध्यान से देखा और पूछा, क्या तुम अभी स्कूल में पढ़ते हो? मैंने सिर हिलाया। जी हाँ, अभ्यास के लिए मुझे बहुत सारे संसाधनों की ज़रूरत है, इसलिए मैंने यहाँ पार्ट टाइम काम करना शुरू किया था। लेकिन किसे पता था कि कप्तान तेजस के साथ ऐसा हादसा हो जाएगा। अब मैंने नौकरी भी खो दी है और मेरी जान पर खतरा अलग है। क्या आप मेरी स्थिति समझ सकते हैं? लॉरेंस को लगा कि आज उसे छुट्टी ले लेनी चाहिए थी। उसे महसूस हुआ कि मेरी चिंताएं बेबुनियाद नहीं थीं। अगली बार जहर खंजर गिरोह और भी खतरनाक दुश्मन भेजेगा। उसने तय किया कि वह मुझे कुछ सुरक्षा के साधन देगा। उसने सोचा, मैं इस बच्चे को क्या दे सकता हूँ? चूंकि विभाग प्रमुख यहाँ नहीं थे, वह बैटल हॉल के लिए अनुमति नहीं मांग सकता था। लॉरेंस ने फैसला किया कि वह मुझे अपनी सुरक्षा के कुछ सामान दे देगा। उसने अपने स्टोरेज ब्रेसलेट से 2 चीजें निकालीं। एक गोलाकार कलाकृति थी जिसमें लेवल 3 के अग्नि मंत्र की शक्ति छिपी थी, और दूसरी घाव भरने वाली दवा की एक बोतल थी। उसने झिझकते हुए ये चीजें मुझे दी और कहा, अगर तुम्हें कभी भी जान का खतरा महसूस हो तो मुझे बुला लेना। मैं ऊपर के अधिकारियों को सूचित कर दूंगा। चेरी ब्लॉसम। पुलिस मुख्यालय में मेरे हाथ में 2 वस्तुएं थीं और मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मुझे लगा था कि लॉरेंस से मुआवजा लेना आसान नहीं होगा, लेकिन यह मेरे आगे की योजना के लिए पर्याप्त था। मैंने उन वस्तुओं को अपने स्टोरेज ब्रेसलेट में रखा और लॉरेंस को धन्यवाद दिया। लॉरेंस ने आह भरते हुए कहा, ठीक है, तुम्हें सुरक्षा की वस्तुएं मिल गई हैं। अब तुम जा सकते हो। मैंने कड़वी मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा। मुझे लगा कि उसने आज अपना काफ़ी कीमती सामान खो दिया है। मैंने अपना सिर हिलाया और कहा, आपकी मदद के लिए एक बार फिर शुक्रिया। अब मैं चलता हूँ। मैं बाहर निकलने ही वाला था कि लॉरेंस ने मुझे रोक लिया। उसने कहा, रुको। मैं मुड़ा और पूछा, क्या कुछ और बात है? लॉरेंस ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, क्या तुम अपने कप्तान से नहीं मिलना चाहते? मैं थोड़ा हैरान रह गया। लॉरेंस ने बताया कि मिहिर किसी को क्लिनिक के अंदर नहीं जाने देते, लेकिन मैं बाहर कांच की दीवार के जरिए उन्हें देख सकता हूँ। मैंने सिर हिलाया और क्लिनिक का पता पूछकर वहां से निकल गया। मेरे जाने के बाद लॉरेंस ने अपने स्टोरेज ब्रेसलेट को देखा और बुदबुदाया, उम्मीद है कि मेरा खजाना उनकी जान बचा सके। उसने फैसला किया कि जब अमन और उसकी टीम वापस आएगी, तो वह उन्हें सूचित कर देगा। उसे लगा कि वे लोग लेवल 3 के जादूगर हैं, शायद उनसे बदले में कुछ बेहतर मिल जाए। मैं क्लिनिक के कमरे तक पहुंच गया। पास जाने पर मुझे बिस्तर पर लेटे कप्तान तेजस का शरीर दिखाई दिया। उनका रंग गहरा बैंगनी पड़ चुका था। ये देखकर मेरा चेहरा तनाव से भर गया। एक लेवल 4 के जादूगर के शरीर को इस तरह नुकसान पहुंचाने के लिए जहर कितना शक्तिशाली रहा होगा। ये सोचकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये सब उस मिशन की वजह से हुआ था। गनीमत थी कि मैं उसमें शामिल नहीं था। तभी क्लिनिक का दरवाज़ा खुला। 2 चिकित्सा सहायक बाहर निकले। एक के हाथ में एक धात्विक डिब्बा मेटालिक बॉक्स था और दूसरा उसे देख रहा था। उन्होंने मुझे देखा और पूछा, तुम कौन हो? मैंने कप्तान तेजस की ओर इशारा करते हुए कहा, मैं उनसे मिलने आया हूँ। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और कहा, अंदर जाने की अनुमति नहीं है। तुम यहाँ से देख सकते हो। उन्होंने मेरी पुलिस मैच रोब देखी, इसलिए उन्हें मुझ पर शक नहीं हुआ। तभी एक सहायक ने दूसरे से कहा, अपना समय बर्बाद क्यों कर रहे हो? चलो, हमें ये बोतलें पुलिस एयर कार में रखनी हैं। दूसरे ने जवाब दिया, हाँ, मिहिर के वापस आने से पहले हमें निकलना होगा। उन दोनों की बात सुनकर मैंने ध्यान से सुना। जहर शब्द सुनते ही मेरी आंखों में चमक आ गई। मैंने उनका पीछा करना शुरू किया। वे पार्किंग क्षेत्र की ओर गए। एक ने दरवाज़ा खोलकर डिब्बा अंदर रखा और कार को लॉक करके वापस चले गए। मैंने आसपास देखा, पार्किंग पूरी तरह खाली थी। मुझे लगा कि मेरी मैच रोब ने मुझे काफ़ी सुरक्षा दी है। मैंने एयर कार के पास जाकर दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखा और ग्रेविटी पुश मंत्र का इस्तेमाल किया। आवाज़ न हो,
इसलिए मैंने अपनी शक्ति को नियंत्रित रखा। दरवाज़ा चकनाचूर हो गया। मैंने जल्दी से डिब्बा निकाला और अपने स्टोरेज ब्रेसलेट में डाल लिया। इसके बाद मैं बिना रुके सीधे एग्जिट की ओर बढ़ा। स्टेशन पहुंचने के बाद ही मैंने चैन की सांस ली। शेर की मान से कुछ चुराना वाकई रोमांचक था। अगर इस डिब्बे में वही जहर है जिससे कप्तान तेजस पीड़ित हैं, तो मैं मालामाल हो गया। लेवल 4 के जादूगर को बिस्तर पर डाल देने वाला यह जहर मेरे लिए किसी भी सुरक्षा कवच से ज़्यादा कीमती था। अब स्कूल में मेरा कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा। दूसरी ओर मिहिर क्लिनिक में कप्तान तेजस की हालत चेक कर रहे थे। कुछ मिनट बाद उन्होंने बेबसी से कहा, वे मर रहे हैं। उन्हें एहसास हुआ कि अब कोई उम्मीद नहीं बची है। उन्होंने अपने सहायकों से पूछा, क्या तुमने वह धात्विक डिब्बा मेरी एयर कार में रख दिया है? दोनों सहायकों ने सिर हिलाया। मिहिर को वह डिब्बा अनुसंधान केंद्र भेजना था, लेकिन वे क्लिनिक छोड़कर नहीं जा सकते थे। उन्होंने अनुसंधान केंद्र के लोगों को ही बुलाने का फैसला किया। कॉल करने के बाद उन्होंने अपने सहायकों को वह डिब्बा वापस लाने के लिए कहा। वे दोनों पार्किंग की ओर गए, लेकिन कार देखकर उनके होश उड़ गए। कार का दरवाज़ा पूरी तरह से टूटा हुआ था। दोनों एक दूसरे को देखने लगे, उनके चेहरों पर खौफ साफ दिख रहा था। बेलब्रुक शहर में रात का समय था। पुलिस एयरबस अचानक शाखा कार्यालय में उतरी। ये दौरा इतना अचानक था कि किसी को भी इसके बारे में पहले से पता नहीं था। जब एयरबस सुरक्षित रूप से उतरी, तो सभी जादूगर बाहर निकल आए। लेवल 5 के मेटल जादूगर विमल ने दोनों टीमों की ओर देखा और उन्हें अपने पीछे आने का इशारा किया। हैरानी की बात थी कि विमल उन्हें शाखा कार्यालय के अंदर नहीं ले गए, बल्कि बाहर सड़कों पर ले आए। रात होने के कारण सड़कों पर भीड़ नहीं थी, सिवाय कुछ उड़ती हुई गाड़ियों के। विमल ने निर्देश देते हुए कहा, मैं आप लोगों को इस शहर का नक्शा भेज रहा हूं। यह एक खोजी अभियान है, इसलिए आप नक्शे पर चिन्हित स्थानों की तलाशी लें। विमल ने आगे कहा, इवा और उसकी टीम शहर के पूर्वी हिस्से की तलाशी ले। अमन और उसकी टीम दक्षिणी हिस्से की ओर जाए। मैं शेष हिस्से को कवर करूंगा। अगर आप किसी शक्तिशाली जादूगर का सामना करें, तो सबसे पहले मुझे सूचित करें। इतना कहकर विमल पलक झपकते ही वहां से गायब हो गए। उन्होंने शहर के पश्चिमी छोर की ओर अपनी तलाशी शुरू करने का फैसला किया था। दोनों टीमें विमल के अचानक गायब होने से हैरान थीं। इवा ने राहत की सांस लेते हुए सोचा, विभाग प्रमुख वाकई बहुत सख्त हैं। उन्होंने यात्रा की शुरुआत से लेकर अब तक किसी को अपना मुंह तक नहीं खोलने दिया। उसने मिशन की गंभीरता को समझा और अपनी टीम के साथ पूर्वी हिस्से की ओर चल पड़ी। अमन ने मुस्कुराते हुए अपनी टीम से कहा, उम्मीद करते हैं कि हमें कोई करिश्मा देखने को मिले। उनका इशारा इलाज के लिए ज़रूरी किसी चमत्कार की ओर था। फिर उसने जतिन की ओर देखा और कहा, जतिन, हमारी सफलता तुम पर निर्भर करती है। तुम्हें बागी जादूगरों की गंध पहचानने की कला आती है, इसलिए हमें उनसे पहले उन्हें ढूंढना होगा। जतिन ने सिर हिलाया और उनकी टीम दक्षिणी इलाके की ओर बढ़ गई। दूसरी ओर अमन की टीम से अलग होने के बाद इवा ने एक एकांत जगह पर रुककर नक्शा जांचा। उसने अपनी टीम को आसपास सतर्क रहने को कहा। बेला ने अपनी आंखों के जादू आई स्पेल का इस्तेमाल किया ताकि आसपास मौजूद किसी भी जादूगर का पता लगाया जा सके। सौभाग्य से उन्हें कोई संदिग्ध गतिविधि नहीं मिली। इवा ने पूर्वी हिस्से में सबसे नज़दीकी चिन्हित स्थान की पुष्टि की। उसने अपने साथियों को बताया, यह एक पुराना अस्पताल है। नलिन ने पूछा, अब हमारी योजना क्या है? इवा ने दृढ़ता से कहा, चलो पहले इसी पुराने अस्पताल की जांच करते हैं। इवा ने सभी को उस इमारत की ओर नेतृत्व किया। रात के अंधेरे में वह पुरानी 6 मंजिला इमारत किसी डरावनी जगह जैसी लग रही थी। वे पहली मंजिल पर दाखिल हुए और जांच शुरू की। बेला और नलिन सुरक्षा संभाल रहे थे, जबकि इवा और शैली कमरों को बारीकी से छान रही थीं। वे दूसरी मंजिल पर पहुंचे। इससे पहले कि बेला कुछ समझ पाती, एक साया तेजी से उनकी ओर लपका। नलिन ने बिजली की गति से अपना हाथ बढ़ाया और हवा में अपनी मायावी लोहे की तलवार चलाई। एक शक्तिशाली तलवार मंत्र ने उस साये को बीच में ही रोक दिया। छपाक! हमला इतना सटीक था कि साया वहीं ढेर हो गया। फर्श पर खून फैल गया।
इवा ने एक बुनियादी प्रकाश मंत्र का उपयोग किया ताकि आसपास की चीज़ें साफ दिख सकें। उन्होंने देखा कि वह एक बूढ़ा और जर्जर हालत वाला जादूगर था। नलिन ने बुदबुदाया, लगता है ये जगहें पागल जादूगरों के कब्जे में हैं। शैली ने कहा, गनीमत है कि यह केवल लेवल 1 का जादूगर था। समय बीतता गया। दूसरी मंजिल पर भी उन्हें कुछ खास नहीं मिला। इवा ने कहा, ठीक है, यहाँ कुछ नहीं है। चलो तीसरी मंजिल पर चलते हैं। तीसरी मंजिल पर पहुंचते ही बेला ने चेतावनी दी, सावधान रहें। यह मंजिल सामान्य नहीं लग रही है। सभी ने अपने इंद्रियों को तेज कर लिया। नलिन ने तलवार तैयार रखी और इवा युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार हो गई। जब वे अंतिम कमरे में पहुंचे तो उन्हें एक डरावनी हंसी सुनाई दी। क क क भोजन भोजन, एक अंधेरे साए ने अजीब आवाज में कहा। इवा ने बिना देर किए अपने दर्द के जादू पेन मैजिक का इस्तेमाल किया। उस साए की हंसी चीख में बदल गई और वह तड़पते हुए जमीन पर गिर पड़ा। इवा ने पल भर में उस शव को राख में बदल दिया। बेला ने गौर किया कि इवा पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली हो गई है। चौथी मंजिल की ओर बढ़ते हुए शैली ने पूछा, अगर यह इमारत अभी भी सुरक्षित है तो ये लावारिस क्यों पड़ी है? इवा ने जवाब दिया, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। अपना ध्यान आसपास की चीज़ों पर लगाओ। चौथी मंजिल का माहौल और भी दमघोंटू और बदबूदार था। इवा ने सबको सतर्क रहने को कहा। उसे महसूस हो रहा था कि इस इमारत की हर मंजिल पर खतरा बढ़ता जा रहा है। उसे शक था कि विमल को इस इमारत के बारे में कुछ ऐसा पता है जिसकी वजह से उन्होंने इसे विशेष रूप से चिन्हित किया था। हबिस्कस लाल शहर में मैं कुछ घंटों बाद घर पहुंचा। मुझे पक्का नहीं पता था कि उन 2 चिकित्सा सहायकों को चोरी के बारे में पता चला या नहीं। अगर उन्हें कुछ पता भी चला हो तो भी सबूत के बिना वे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। चोरी के चंद बोतलों के लिए कोई भी इतनी बड़ी छानबीन नहीं करेगा। मैंने घर का दरवाज़ा खोला और अंदर गया। माँ लीला रसोई से बाहर आ रही थीं। उन्होंने पूछा, गरुड़, तुम कहाँ थे? मैंने बनावटी मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैं कुछ जादू प्रशिक्षण केंद्रों मैजिक ट्रेनिंग सेंटर्स को देखने गया था, लेकिन वे सभी बहुत महंगे थे। उन्होंने आगे कोई सवाल नहीं किया और मैं सीधे अपने कमरे में चला गया। सबसे पहले मैंने नहाया और अपनी पुलिस मैज रोब को स्टोरेज ब्रेसलेट में सुरक्षित रख दिया। फिर मैं बिस्तर पर लेट गया और अपनी अगली योजनाओं के बारे में सोचने लगा। मुझे अगले दिन जयंत के बारे में भी पता लगाना था। मैंने स्टोरेज ब्रेसलेट से वह धातु का डिब्बा निकाला जो मैंने चुराया था। ये लेवल 4 के जादूगर का शक्तिशाली जहर था। अगर यह किसी शहर में फैल जाए तो तबाही मचा सकता है। कप्तान तेजस की हालत देखकर मुझे लगा कि इस जहर का तोड़ सिर्फ कोई लेवल 5 का जादूगर ही निकाल सकता है। मैंने उसे वापस ब्रेसलेट में रखा और आराम करने लगा। पुलिस मुख्यालय में दोनों चिकित्सा सहायक कार की टूटी हुई हालत देखकर हैरान थे। धातु का डिब्बा गायब था। वे घबराते हुए मिहिर के पास पहुंचे। मिहिर ने जब सुना कि जहर की बोतलें चोरी हो गई हैं तो उनका चेहरा फट पड़ गया। वे तुरंत पार्किंग में गए। कार का दरवाज़ा टूटा हुआ था लेकिन चोरी का कोई निशान नहीं था। मिहिर ने सिर पकड़ा। अगर यह बात पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंची तो उन पर गाज गिरना तय था। मिहिर ने सोचा कि अगर उन्होंने यह बात रिपोर्ट की तो उन्हें बलि का बकरा बनाया जा सकता है। उन्होंने फैसला किया कि वे इसे छिपाएंगे। उन्होंने अपने सहायकों को बुलाया और आदेश दिया, किसी को भी यह मत बताना कि सामान चोरी हुआ है। अगर किसी को पता चला तो मेडिकल विभाग के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। सहायकों ने डरते हुए सिर हिलाया। मिहिर ने उन्हें कप्तान तेजस के सामने भी कुछ न बोलने की चेतावनी दी और वहां से चले गए। वे बस यही उम्मीद कर रहे थे कि चोरी करने वाला जहर खंजर गिरोह न हो। बेलब्रुक शहर का पश्चिमी हिस्सा, जहां बहुत गरीबी थी, वहां विमल पहुंचे। उन्हें एक विस्तृत नक्शा मिला था। उन्होंने किसी इमारत की छत पर जाकर अपनी मानसिक शक्ति का प्रसार किया। जल्द ही उन्हें एक पुरानी इमारत में कुछ जादूगर मिले। विमल ने बिना किसी आहट के उनके सामने कदम रखा। 3 लेवल 2 के जादूगर आपस में बात कर रहे थे। विमल ने अपनी जादुई शक्ति का मामूली सा दबाव डाला जिससे वे तीनों वहीं जम गए। उनकी हड्डियां चटकने लगीं।
विमल को इतने दिनों बाद अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके सुकून महसूस हो रहा था। उन्होंने उन जादूगरों की याददाश्त खंगालने के लिए एक मंत्र का इस्तेमाल किया। कुछ ही मिनटों में उन्हें हकीकत पता चल गई। ये तीनों जहर खंजर गिरोह का हिस्सा नहीं थे, लेकिन वे घिनौने अपराधों में लिप्त थे। विमल को ये जानकर गुस्सा आया कि कुछ उच्च स्तरीय दुष्ट जादूगर प्रयोगों के लिए गरीब बस्तियों के लोगों को निशाना बना रहे हैं। बिना दया दिखाए विमल ने उन तीनों को राख में बदल दिया और अगली कार्रवाई की योजना बनाने लगे। चेरी ब्लॉसम। अगले दिन मैं स्कूल के लिए जल्दी निकल गया। कल क्या हुआ था मुझे नहीं पता। लखन ने न तो फ़ोन उठाया और न ही कोई संदेश दिया। मैं स्कूल पहुंचा और उसे अपनी तय जगह पर ढूंढने लगा। धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी। छात्र, शिक्षक और कर्मचारी अपने काम में लगे थे। मेरी नज़रें बस उसी एक व्यक्ति को ढूंढ रही थीं। तभी मुझे लखन का जाना पहचाना चेहरा दिखाई दिया। वह सीधा मेरी ओर आ रहा था। उसके चेहरे पर तनाव था। लखन ने पास आते ही कहा, गरुड़, तुमने मुझे अपनी योजना के बारे में कुछ नहीं बताया और कल सीधे छुट्टी मार ली। मैंने शांत भाव से उत्तर दिया, कल मुझे कुछ ज़रूरी काम आ गया था। लखन अभी भी परेशान दिख रहा था। मैंने पूछा, क्या हुआ? तुम तो सब संभाल लेते हो। लखन ने लंबी सांस ली और बोला, जब मुझे पता चला कि तुम स्कूल नहीं आए हो तो मैंने दोपहर की कक्षाएं छोड़ दी और घर चला गया। मैं समझ गया कि उससे मुझे कुछ भी जानकारी नहीं मिल पाएगी। मैंने अपना सिर मथा और फिर सीधा मुद्दा उठाया, क्या तुम जयंत के बारे में कुछ जानते हो? लखन ने अपनी भौहें सिकुड़ीं। उसे यह नाम याद था। लखन ने याद करते हुए बताया, जयंत, लेवल 1 का मिट्टी का जादूगर। वह राजकीय बल संघ का सदस्य है। उसे 1 साल पहले ही भर्ती किया गया था। जहां तक उसके परिवार की बात है, वह बहुत प्रभावशाली पृष्ठभूमि से है। उसके 4 बड़े भाई हैं और वे सभी उससे कहीं ज़्यादा प्रतिभाशाली हैं। राजकीय बल संघ। मुझे याद आया कि अपनी शक्ति जागृत होने के तुरंत बाद मुझे उनसे भर्ती पत्र मिला था। मेरे पिता ने बताया था कि यह एक सरकारी बल है। मैंने पूछा, क्या ये समूह शक्तिशाली है? लखन ने आश्चर्य से मेरी ओर देखा, जाहिर है। यह एक सरकारी बल है और सामान्य बलों के विपरीत ये बहुत गोपनीय है। ये किसी भी बड़ी अकादमी को टक्कर दे सकता है। अगर तुम्हें और जानना है तो तुम्हें उनके सदस्यों से ही पूछना होगा। मैंने सोचते हुए सहमति में सिर हिलाया। मैंने पहले ही पुलिस विभाग से कुछ चुरा लिया था और अब लगता था कि उनसे मेरा टकराव बढ़ेगा। मैंने लखन से कहा, चलो क्लास का समय हो गया है। हमें रैंक वाली इमारत की ओर बढ़ गए। लिफ्ट में सन्नाटा था। क्लास से 2 में पहुंचकर हम अपनी सीटों पर बैठ गए। जैसे ही हम अंदर गए, सबकी नज़रें हम पर टिक गईं। सीट पर बैठते ही मैंने लखन के कंधे पर हाथ रख कर पूछा, क्या कल किसी ने मेरे बारे में पूछा? उसने न में सिर हिलाया, शिक्षक वरुण के अलावा किसी ने नहीं। मैंने राहत की सांस ली। मेरा द्वंद्व किसी के लिए विशेष चर्चा का विषय नहीं बना था। मैं मन ही मन मुस्कुराया। ये सब तब बदल जाएगा जब वह सुपर अवशेष मेरे हाथ में होगा। मैंने चारों ओर नज़र दौड़ाए और जयंत को ढूंढ लिया। वह ठीक मेरे पीछे बैठा था। मैंने मन ही मन सिस्टम से पूछा, क्या जयंत के पास अभी भी वह सुपर अवशेष है? सिस्टम ने जवाब दिया, हाँ, लक्ष्य के पास अभी भी सुपर अवशेष है। ये जानकर मुझे तसल्ली हुई। मुझे बस ये सुनिश्चित करना था कि उसे पता न चले कि कोई उस पर नज़र रखे हुए है। मैंने लखन से मिली जानकारी के बारे में सोचा। अगर जयंत के पास इतना शक्तिशाली परिवार है तो उसके पास बचाव के लिए ज़रूर कुछ उच्च स्तरीय सुरक्षा कवच होंगे। लॉरेंस का दिया सामान उसके सामने फीका था, लेकिन मेरे पास मौजूद जहर की बोतलें, वे किसी भी रक्षा कवच को भेदने में सक्षम थीं। तभी शिक्षक वरुण क्लास में आए। उन्होंने आते ही क्लास शुरू कर दी। मुझे हैरानी हुई कि उन्होंने आज कोई उपदेश नहीं दिया। स्कूल के अंदर चीज़ें बदल रही थीं। प्रधानाचार्य खन्ना को हटाए 3 दिन हो चुके थे। मुझे एहसास हुआ कि यह स्थिति मेरे लिए जोखिम भरी हो सकती है। अगर नया प्रधानाचार्य आने के बाद इस मामले की जांच हुई तो मेरे लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। मुझे किसी भी हाल में जयंत का काम 3 दिनों के भीतर तमाम करना होगा।
नया प्रधानाचार्य आने से पहले यह मामला हमेशा के लिए बंद होना चाहिए। मैंने मन ही मन फैसला कर लिया, आज स्कूल के बाद मैं उसका पीछा करूंगा। ग्रीन बेलब्रुक शहर के उस पुराने अस्पताल की चौथी मंजिल पर सन्नाटा पसरा था। बेला ने अपनी आंखों के जादू का इस्तेमाल करके दुश्मनों की तलाश शुरू की। जल्द ही उसे कोने में एक साया दिखाई दिया। वह लेवल 3 के जादूगर के बराबर शक्तिशाली लग रहा था। बेला ने टीम को सावधान करते हुए कहा, सावधान, कोने में एक लेवल 3 का जादूगर मौजूद है। इवा और नलिन ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके बीच बिना कहे ही समझ बन गई थी कि कैसे आगे बढ़ना है। वे जानते थे कि उन्हें पूरी सावधानी बरतनी होगी। दूसरी ओर वह बागी जादूगर भी तैयार था। इवा की टीम की हलचल सुनकर वह सतर्क हो गया था। उसने हाथ बढ़ाया और मंत्र पढ़ा, पृथ्वी का प्रहार। देखते ही देखते इमारत का ढांचा कांपने लगा। दीवारें टूटकर पत्थर के गोलों में तब्दील हो गईं। इवा ने फुर्ती से खुद को बचाया और तेजी से उस जादूगर की ओर बढ़ी। नलिन ने अपनी तलवार से गिरते हुए पत्थरों को चीर दिया। शैली ने तुरंत अपनी धातु के पंख फैलाए और बेला को अपने साथ हवा में ऊपर उठा लिया। वे उस जगह से हट गए और अगले ही पल वहां भारी पत्थर आकर गिरे। इवा और नलिन जादूगर के बिल्कुल सामने थे। बागी जादूगर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नलिन ने अपनी तलवार के दम पर उसे रोक दिया। इवा ने मौका मिलते ही अपनी हथेलियां फैलाईं और पीड़ा के जादू का इस्तेमाल किया। वह जादूगर समझ ही नहीं पाया कि उसके साथ क्या हो रहा है। अगले ही पल उसे पूरे शरीर में असहनीय दर्द महसूस हुआ। वह इतना तड़प रहा था कि उसे ये तक याद नहीं रहा कि वह दुश्मनों से घिरा है। इवा ने जादू की तीव्रता को नियंत्रित रखा ताकि वह बेहोश न हो। उसने पूछा, क्या इमारत में कोई और भी है? बागी जादूगर दर्द से कराहते हुए बोला, हाँ, और भी लोग हैं, लेकिन मुझे उनकी संख्या नहीं पता। इवा ने फिर पूछा, क्या तुम जहर खंजर गिरोह पॉइजन डैगर के बारे में जानते हो? उस बागी जादूगर की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। वह खुद इसी गिरोह का हिस्सा था और उसने सोचा था कि यहाँ सुरक्षित रहेगा। इवा ने जब उसका नाम लिया तो उसकी घबराहट बढ़ गई। इवा समझ गई कि वह कुछ छुपा रहा है। उसने जादू की तीव्रता को पूरी तरह बढ़ा दिया। जादूगर दर्द से चीख पड़ा। उसे एहसास हुआ कि यह कोई साधारण जादूगर नहीं, बल्कि इवा है, जिसके नाम से बागी जादूगर कांपते हैं। वह इवा को पहचान गया था। उसने कांपती हुई आवाज में पूछा, क्या तुम पीड़ा की जादूगरनी हो? इवा मुस्कुराई, तो तुम मुझे जानते हो। अब सच सच बताओ, क्या तुम जहर खंजर गिरोह से हो? बागी जादूगर के पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। उसने स्वीकार किया, हाँ, मैं जहर खंजर गिरोह से हूँ। इवा ने राहत की सांस ली। अब उन्हें नक्शे के दूसरे हिस्सों में भटकने की जरूरत नहीं थी। उसने फिर पूछा, इमारत में मौजूद बाकी लोग कौन हैं? क्या वे भी तुम्हारे गिरोह से हैं? जादूगर ने सिर हिलाकर मना किया, नहीं, वे हमारे गिरोह से नहीं हैं और न ही वे यहाँ के स्थानीय लोग लगते हैं। इवा ने सोचते हुए कहा, स्थानीय नहीं। ये जानकारी महत्वपूर्ण थी। बागी गिरोह आमतौर पर दूसरे गिरोहों के इलाकों में दखल नहीं देते। अगर वे स्थानीय नहीं थे, तो इसका मतलब था कि कोई बड़ी साजिश रची जा रही थी। इवा ने तय किया कि वह अब बाकी लोगों का सामना करेगी और उनसे सच उगलवाएगी। स्कूल, तारा द्वार हाई स्कूल। अगले दिन मैं जल्दी स्कूल पहुंच गया। कल जो हुआ था उसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं था, क्योंकि लखन ने मेरे फ़ोन का कोई जवाब नहीं दिया था। मेरे दिमाग में ढेरों विचार चल रहे थे, लेकिन एक बात साफ थी, अगर मुझे जयंत से मिलने का मौका मिला तो मैं उसे गंवाऊंगा नहीं। स्कूल पहुंचने के बाद मैं लखन के इंतज़ार में तय जगह पर खड़ा हो गया। धीरे धीरे लोग आने लगे। कर्मचारी, छात्र और शिक्षक अपनी अपनी कक्षाओं की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन मेरी नज़रें बस जयंत को ढूंढ रही थीं। लखन थोड़ी देर बाद आता दिखा। उसके चेहरे पर तनाव साफ था। लखन ने पास आते ही कहा, भाई गरुड़, तुमने मुझे अपनी योजना के बारे में कुछ नहीं बताया और कल सीधे छुट्टी मार ली। मैंने सामान्य लहजे में जवाब दिया, कल मुझे कुछ ज़रूरी काम आ गया था। उसके चेहरे की हालत देखकर मैंने पूछा, क्या हुआ? मुझे लगा था तुम सब संभाल लोगे। लखन ने बेबसी से कहा, जब मुझे पता चला कि तुम स्कूल नहीं आए हो
तो मैंने दोपहर की कक्षाएं छोड़ दी और घर चला गया। उसकी बात सुनकर मुझे समझ आ गया कि उससे मुझे कोई जानकारी नहीं मिलेगी। मैंने सिर पकड़ा और क्लास शुरू होने से पहले उससे पूछा, क्या तुम जयंत के बारे में कुछ जानते हो? लखन ने भौहें सिकोड़ी। वह नाम सुनते ही उसे सब याद आ गया। उसने बताया, जयंत लेवल 1 का मिट्टी का जादूगर। वह राजकीय बल संघ का सदस्य है। उसे 1 साल पहले ही भर्ती किया गया था। उसके परिवार की बात करें तो वह काफ़ी प्रभावशाली है। उसके 4 बड़े भाई हैं और वे सभी उससे कहीं ज़्यादा प्रतिभाशाली हैं। राजकीय बल संघ। मुझे याद आया कि शक्ति जागृत होने के तुरंत बाद मुझे उनसे भर्ती पत्र मिला था। मेरे पिता ने बताया था कि यह एक सरकारी बल है। मैंने पूछा, क्या ये बल शक्तिशाली है? लखन ने हैरानी से मेरी ओर देखा। जाहिर है, यह एक सरकारी बल है और सामान्य बलों के विपरीत ये बहुत गोपनीय है। ये किसी भी बड़ी अकादमी को टक्कर दे सकता है। अगर तुम्हें और जानना है तो तुम्हें उनके सदस्यों से ही पूछना होगा। मैंने सोचते हुए सहमति में सिर हिलाया। मैंने पहले ही पुलिस विभाग से कुछ चुरा लिया था और अब लगता था कि उनसे मेरा टकराव बढ़ेगा। क्लास का समय हो गया था, इसलिए हमने बात वहीं खत्म की। क्लास से 2 में पहुंचकर हम अपनी सीटों पर बैठ गए। जैसे ही हम अंदर गए, सबकी नज़रें हम पर टिक गईं। सीट पर बैठते ही मैंने लखन के कंधे पर हाथ रख कर पूछा, क्या कल किसी ने मेरे बारे में पूछा? उसने न में सिर हिलाया। शिक्षक वरुण के अलावा किसी ने नहीं। मैं निश्चिंत हो गया। मेरा द्वंद्व किसी के लिए विशेष चर्चा का विषय नहीं बना था। मैंने पीछे मुड़कर देखा। जयंत ठीक मेरे पीछे बैठा था। ये जानकर मुझे राहत मिली कि वह दूर नहीं है। मैंने मन ही मन सिस्टम से पूछा, क्या जयंत के पास अभी भी वह सुपर अवशेष है? सिस्टम ने पुष्टि की, हाँ, लक्ष्य के पास अभी भी सुपर अवशेष है। मेरे चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई। मुझे बस ये सुनिश्चित करना था कि उसे पता न चले कि कोई उस पर नज़र रखे हुए है। मैंने सोचा कि अगर जयंत के पास इतना प्रभावशाली परिवार है तो उसके पास बचाव के लिए ज़रूर कुछ उच्च स्तरीय सुरक्षा कवच होंगे। लॉरेंस का दिया सामान उसके सामने फीका था, लेकिन मेरे पास मौजूद जहर की बोतलें, वे किसी भी रक्षा कवच को भेदने में सक्षम थीं। तभी शिक्षक वरुण क्लास में आए और पढ़ाई शुरू हो गई। मुझे हैरानी हुई कि उन्होंने आज कोई उपदेश नहीं दिया। स्कूल के अंदर चीज़ें बदल रही थीं। प्रधानाचार्य खन्ना को हटाए 3 दिन हो चुके थे। मुझे एहसास हुआ कि यह स्थिति मेरे लिए जोखिम भरी हो सकती है। अगर नया प्रधानाचार्य आने के बाद इस मामले की जांच हुई तो मेरे लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। मुझे किसी भी हाल में जयंत का काम 3 दिनों के भीतर तमाम करना होगा। नया प्रधानाचार्य आने से पहले यह मामला हमेशा के लिए बंद होना चाहिए। मैंने तय कर लिया कि मैं स्कूल के बाद उसका पीछा करूंगा। स्कूल खत्म हुआ और छात्र बाहर निकलने लगे। मैंने जयंत को अपनी नज़रों से ओझल नहीं होने दिया। मैंने लखन को घर जाने का बहाना बनाया और जयंत के पीछे लग गया। मेरी धड़कनें तेज थीं। मुझे उम्मीद थी कि उसके साथ कोई शक्तिशाली जादूगर नहीं होगा। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि वह एक कैब का इंतज़ार कर रहा था। यह मौका था। मैं उसके पास पहुंचा। उसने ऊपर देखा। मुझे पहचानते हुए वह हैरान हुआ। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, नमस्ते, मैं गरुड़ हूँ। उसने अजीब नज़रों से मुझे देखा। मैं जानता हूँ, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने फुसफुसाते हुए कहा, मैंने सुना है तुम्हारे पास एक बड़ा खजाना है। ये सुनते ही जयंत के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे लगा कि शायद किसी को उस रहस्यमयी पत्थर सुपर अवशेष के बारे में पता चल गया है। उसे लगा कि शायद ये पत्थर को पहचानने की चाबी हो सकती है। एक पल के लिए वह डरा, लेकिन फिर उसके मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि अगर वह इस जानकारी को मुझसे निकाल ले तो वह क्लास का टॉप जादूगर बन सकता है। उसने आक्रामक अंदाज में कहा, वह रहस्य मुझे बताओ, मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। मैंने मन ही मन हंसा। वह मुझे एक कमज़ोर छात्र समझ रहा था। मैंने कहा, अगर जानना चाहते हो तो मेरे साथ चलो। एक लेवल 2 का जादूगर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। मैंने उसे फंसा लिया था। अगर मैं उसे यहाँ से दूर नहीं ले जाता तो वह यही जादू का इस्तेमाल करने की कोशिश करता जो कानून के खिलाफ है।
वह मेरी बात मान गया। मैंने उसे अपने पसंदीदा सुनसान स्थान की ओर चलने का इशारा किया। ये जगह अगले कस्बे में थी। मैं नहीं चाहता था कि कोई भी हमारी मौजूदगी के बारे में जान पाए। गरुड़ जयंत को पास के एक छोटे शहर की ओर ले जा रहा था। हम दोनों पैदल चल रहे थे। मुझे लगा था कि जयंत इस बात की शिकायत करेगा, लेकिन वह शांत था। हमारी पिछली बातचीत के दौरान मैं एक महत्वपूर्ण बात पूछना भूल गया था, क्या जयंत के साथ कोई रक्षक भी आया है? मेरे स्तर के जादूगर के लिए उच्च स्तरीय जादूगरों को भांप पाना लगभग असंभव था, लेकिन मुझे अपनी जहर की बोतलों पर पूरा भरोसा था। दूसरी ओर जयंत मेरे साथ चल रहा था। बाहर से वह शांत दिख रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर वह बेहद परेशान था। उसने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए संगठन से कुछ अवशेष मांगे थे, लेकिन उस रहस्यमयी पत्थर सुपर अवशेष को पाने के बाद उसे ताकत मिलने के बजाय सिर्फ दुश्मन मिले थे। उसने मन ही मन आह भरी और चुपचाप मेरे पीछे चलने लगा। 1.5 घंटे बाद हम विनापुर शहर पहुंचे। रात का समय था। ये शहर लाल शहर के प्रशासन के अधीन था। मैंने क्लास में ही अपनी संचार घड़ी कम्युनिकेशन वॉच बंद कर दी थी ताकि कोई भी मेरी लोकेशन का पता न लगा सके। विनापुर एक छोटा सा केंद्र था जो बाकी बड़े शहरों से जुड़ा हुआ था। ये जगह काफ़ी संदिग्ध लग रही थी। शहर के अंदर काफ़ी भीड़ भाड़ थी, लेकिन मैंने जानबूझकर उसे शहर से बाहर बंजर इलाके में ले जाने का फैसला किया। अंत में हम शहर के मुख्य द्वार से बाहर निकले। बंजर इलाके में घना अंधेरा था। मैंने अपने स्टोरेज ब्रेसलेट से 2 नाइट विशन चश्मे निकाले और एक जयंत को दिया। यह उपकरण जंगल में किसी भी जादूगर के लिए सबसे ज़रूरी था। मैं ऐसा नाटक कर रहा था जैसे ये सब किसी और की योजना है और मैं बस उस पर अमल कर रहा हूँ। हैरानी की बात यह थी कि जयंत ने बिना किसी पूछताछ के सब मान लिया। शायद उसे उम्मीद थी कि वह मुझसे वह रहस्य उगलवा लेगा। रास्ते में झाड़ियों से निकलकर एक जंगली सुअर वाइल्ड बोर ने जयंत पर हमला किया। मैं उससे थोड़ा आगे था। जयंत बिल्कुल भी नहीं घबराया। जैसे ही वह जानवर उसके करीब आया, जयंत ने बिजली की गति से उसके सिर पर मुक्का मारा। एक धमाके के साथ जानवर का सिर फूट गया। उसने बड़ी चतुराई से उसके शरीर से एक मैना रत्न माना जेम निकाला और अपने ब्रेसलेट में रख लिया। उसकी यह ताकत देखकर मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। ये साफ था कि जयंत लेवल 1 के जादूगर की सीमा को पार कर रहा था। मुझे उसे जल्द से जल्द खत्म करना होगा, इससे पहले कि उसे मुझ पर शक हो। जयंत को लग रहा था कि यह सब राजकीय बल संघ रॉयल फोर्स हॉल के भीतर चल रही आपसी गुटबाजी का हिस्सा है। उसे लगा कि विरोधी गुट ने मुझे गरुड़ को भेजा है। वह मन ही मन मुस्कुरा रहा था क्योंकि उसे विश्वास था कि वह इस नए लड़के को आसानी से हरा देगा और उस रहस्यमयी पत्थर का सच उगलवा लेगा। वह अभी भी यही मानकर चल रहा था कि मैं किसी बड़े जादूगर का मोहरा हूँ। उसे जरा भी अंदाज़ा नहीं था कि उसकी मौत जहर की उन बोतलों के रूप में मेरे पास सुरक्षित है।